सपनों को असली उड़ान तभी मिलती है जब उस उड़ान में वतन की खुशबू घुलती है। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं अर्पिता माथुर और आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम सपनों की उड़ान, जहां हम बात करते हैं युवाओं के करियर के बारे में, उनके भविष्य के बारे में। लेकिन आज हम जिस करियर के बारे में बात करने वाले हैं उसे नौकरी या पेशा कहना उचित नहीं होगा। हम एक ऐसी संस्था के बारे में बात करेंगे जो किताबी जिंदगी से निकलकर असल जिंदगी में युवाओं को प्रेरित करती है और साथ ही उनको ट्रेनिंग देती है, उनको जीवन देती है अनुशासित नेतृत्व और देश सेवा का। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एनसीसी की, यानी नेशनल कैडेट कोर की। एनसीसी युवाओं को प्रेरित करता है, उनको मंच देता है कि युवा देश सेवा कर सके और अनुशासित रह सके जीवन में, और साथ ही जो है नेतृत्व की भावना बढ़ सके उनके मन में। जी हाँ, एनसीसी युवाओं का वो मंच है, वो संस्था है जहां से निकलकर वो सेना में भर्ती होते हैं और सेना की जीवन शैली के लिए तैयार होते हैं। जी हाँ, देश सेवा का अवसर अगर आपके मन में है, अगर जज्बा आप रखते हैं देश सेवा की, अगर आप अनुशासित जीवन जीना चाहते हैं और सेना के उसमें शामिल होना चाहते हैं और साथ ही देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आपके लिए एनसीसी के दरवाजे हमेशा खुले हैं। आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन आज हम जिस बात करेंगे, जिस मुद्दे पर, वो है एनसीसी में किस तरीके से करियर बनाया जाए, क्या कुछ उसका ट्रेनिंग प्रोसीजर होता है, युवाओं को अगर एनसीसी ज्वाइन करना है तो क्या कुछ बेनिफिट उनके लिए रहते हैं, आफ्टर एनसीसी क्या कुछ अपॉर्चुनिटीज उनके लिए खुली हुई है, और खासकर सबसे जरूरी बात कि एक सामान्य सा देश का नागरिक किस तरीके से जाबाज हीरो बन सकता है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और इन तमाम सवालों के जवाब आज हम लेंगे हमारे बेहद ही अनुभवी मेहमान से, जो हमारे साथ आज दूरदर्शन स्टूडियो में मौजूद है, हमारे सपनों की उड़ान कार्यक्रम में उपस्थित है। हम उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं कर्नल जगदीप सिंह लांबा जी, सेना मेडल कमांडिंग ऑफिसर, 3 राज बटालियन एनसीसी, सीकर, राजस्थान। आप जैसे अनुभवी जो सेना के ऑफिसर हैं और साथ ही एनसीसी के जो कमांडिंग ऑफिसर हैं हमारे जो बीच में उपस्थित है ना, तो हमारे दूरदर्शन स्टूडियो का जो माहौल है वो काफ़ी ऊर्जावान हो गया और हमें काफ़ी गर्व महसूस होता है जब आप हमारे बीच उपस्थित होते हैं और हमारे युवाओं को प्रेरित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद अर्पिता जी। सबसे पहले तो मैं दूरदर्शन राजस्थान का और आपकी पूरी टीम का मेरे हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने मुझे इतना सम्मान दिया है, ये मंच दिया है मुझे एनसीसी के बारे में बात करने के लिए और मेरा मैसेज युवाओं तक पहुंचाने के लिए। बिल्कुल सर, हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि आपका मैसेज जो है वो युवाओं तक पहुंच सके और आपकी जो हमारे युवा हैं वो आपसे प्रेरित हों, क्योंकि जो पर्सनालिटी आपकी है और जो काम आप कर रहे हैं देश सेवा की, अनुशासन जीवन जी रहे हैं और सेना की जीवन शैली जो हमारे युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं, उसके प्रति वो वाकई काबिल तारीफ है सर। और साथ ही जो हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं उन्हें बता दें कि हमारे साथ आज दूरदर्शन स्टूडियो में ना केवल हमारे युवा साथी उपस्थित हैं, बल्कि सेना के वो ऑफिसर भी उपस्थित हैं जिन्होंने देश सेवा में अपने जीवन को समर्पित किया है। हम आपको उनको परिचय करवाते हैं। हमारे साथ जो फ्रंट रो में जो बैठे हैं युवा साथियों के साथ साथ वो हमारे सेना के ऑफिसर हैं जो कि राजस्थान में अलग अलग जगह पर कार्यरत हैं। मैं चाहती हूं कि हमारे युवा साथियों से इस कार्यक्रम की शुरुआत एक जोरदार तालियों के साथ की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अब कार्यक्रम की हम शुरुआत करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि एनसीसी में किस तरीके से युवा अपना करियर बना सकता है, कैसे शुरुआत कर सकता है। कर्नल साहब, आपसे सबसे पहले शुरुआत करना चाहेंगे। सबसे पहला सवाल हमारा यही रहेगा कि एनसीसी के बारे में हम सभी सुनते हैं, एनसीसी का उद्देश्य हम जानना चाहते हैं, क्या है एनसीसी और किस तरीके से वो राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका उसमें रहती है। देखिए, एनसीसी का फुल फॉर्म है नेशनल कैडेट कोर, और इसकी अगर आप इतिहास में जाएं तो हमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध के समय पे जाना पड़ेगा। 1917 में इसे यूनिवर्सिटी कोर के नाम से खड़ा किया गया था। जो ब्रिटिश शासक थे हिंदुस्तान में, वो चाह रहे थे कि एक उनके पास डेडिकेटेड पूल हो यूथ का, जो ट्रेंड हो, मोटिवेटेड हो और उनको एज अ सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस यूज़ किया जा सके। तो ऐसे इसकी शुरुआत हुई थी। बाद में से यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर का भी नाम दिया गया। हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस भी इसका हिस्सा रहे हैं। और उसके बाद 1946 में एक कमेटी बनी थी पंडित हृदयनाथ कुंजरू के, ही वाज मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और उनको ये टास्क दिया पंडित जी ने कि आप, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, कि आप इसके बारे में एक कमेटी बनाएं और इस पे एक हमने कोर तैयार करनी है। तो उन्होंने कुछ सब कमिटीज़ बनाई उनके नीचे, और जो फ्रांस भी गई कमिटीज़, यूके भी गई, वहाँ की जो कैडेट कोर थी उनके बारे में उन्होंने स्टडी किया। और अप्रैल 1948 में
ये 31वां अमेंडमेंट था, एक्ट था जो बिल पास किया गया पार्लियामेंट में, और 15 जुलाई 1948 को एनसीसी का उद्घाटन हुआ जी। शुरू में इसमें 96 यूनिट्स एक ही दिन में रेज की गई थी, जिसमें शुरू में 20,000 बच्चे थे, जो आज तकरीबन 14 लाख बच्चे कैडेट्स एनसीसी के अंदर हैं आज की तारीख में। राजस्थान में एनसीसी की शुरुआत 1949 में हुई। 3 यूनिटें शुरू में रेज की गई, एक जयपुर में, उदयपुर और जोधपुर में। शुरुआती दौर में 600 कैडेट्स थे, जो आज हमारे पास राजस्थान में वैकेंसीज हैं वो 52 वैकेंसीज हैं जी। और एनसीसी जो पूरे भारत में आज की तारीख में हमारे पास 28 राज्य, 8 केंद्रीय प्रशासित क्षेत्र हैं जो हमारे, उन सबको जो एनसीसी देख रही है, 17 निदेशालय हैं पूरे देश में, 17 डायरेक्टरेट्स हैं, जिनके नीचे 94 ग्रुप हेडक्वार्टर्स हैं और 837 यूनिटें हैं जो पूरे देश में फैली हुई हैं। बिल्कुल। तो वो एनसीसी का कार्यभार देख रहे हैं, और हर एक ग्रुप के नीचे बटालियंस होती हैं, बटालियंस के नीचे और छोटी इकाइयाँ होती हैं जो स्कूल्स और कॉलेजेस में होती हैं। राजस्थान का जहाँ तक सवाल है, राजस्थान में 4 ग्रुप हेडक्वार्टर्स हैं, जो मेन जो डायरेक्टरेट है वो जयपुर में है। ग्रुप हेडक्वार्टर्स हैं जोधपुर में, जयपुर में, कोटा में और उदयपुर में, और टोटल 37 यूनिटें हैं राजस्थान के अंदर जी। तो कर्नल साहब, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एनसीसी एक ऐसा मंच है जहां पर युवाओं को न केवल सेना के लिए बल्कि पुलिस फोर्स के लिए भी, और जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज हैं उनमें भी, उनके लिए भी पूरी तरीके से तैयार किया जाता है। हम ये जानना चाहते हैं कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेज जो होती हैं उसमें एनसीसी का कितना बड़ा रोल होता है? इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए ये एक बेस है, जो बच्चा, जो कैडेट जो तैयार होता है एनसीसी में, उसको बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग मिलती है, उसे मोटिवेट किया जाता है फॉर आर्म्ड फोर्सेस के लिए, पैरा मिलिट्री के लिए जी। तो ही इज़ ऑलरेडी अ ट्रेन्ड पर्सन एंड ही इज़ अ मोटिवेटेड पर्सन जी। मतलब सेना की जीवन शैली और अनुशासन और नेतृत्व और देशभक्ति की भावना पूरी तरीके से जागृत करके ही सेना में भेजा जाता है एनसीसी के थ्रू। बहुत अच्छे तरीके से आप इस चीज़ को समझा रहे हैं, और मैं चाहती हूँ कि जो हमारे युवा साथी यहाँ मौजूद हैं वो भी इस चीज़ को समझें, क्योंकि वो भी देश सेवा की भावना लेकर हमारे साथ आज मौजूद हैं। और उन्हीं में से हमको एक सवाल लेना चाहते हैं, क्योंकि उनके मन में कई जिज्ञासा है एनसीसी के बारे में और उस क्षेत्र में जाना चाहते हैं। तो आइए अब उनसे एक सवाल ले लेते हैं जी। कौन है जो अपना सवाल पूछना चाहेगा? जी नमस्ते सर, मेरा नाम ऋचा चौहान है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि किसी भी स्टूडेंट को एनसीसी क्यों ज्वाइन करनी चाहिए, और इन जनरल लाइफ में हम आगे जाते हैं तब एनसीसी हमारी किस तरीके से हेल्प कर सकता है, एनसीसी एज एनसीसी कैडेट अगर हम ज्वाइन करते हैं तो? देखिए ऋचा, एनसीसी आपका व्यक्तित्व का विकास करता है। बिल्कुल। वो आपको मानसिक और शारीरिक तौर पर सशक्त बनाता है। आपके अंदर जो भी लेटेंट टैलेंट है उसको एक मंच देता है, एंड आपकी एक ऑलराउंड पर्सनालिटी बनती है। इसमें लीडरशिप, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, और वो सिर्फ ना सेना के लिए और पैरामिलिट्री के लिए नहीं, आप कोई भी लाइन अगर चुनते हैं अपनी लाइफ में तो उसमें आपको इन चीज़ों से फ़ायदा मिलता है। बिल्कुल। तो कर्नल साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से एनसीसी जो है ओवरऑल डेवलपमेंट करता है, अलग अलग जो आर्म्ड फोर्सेस की जो सेना है, तीनों सेना में जो है एंट्री करवा सकता है। तो पहले हम एंट्री स्कीम पर आना चाहेंगे कि जो तीनों सेना है, हमारी विंग है तीनों, उसमें किस तरीके से एंट्री स्कीम होती है एनसीसी के थ्रू? एनसीसी जो है वो 2 भागों में डिवाइडेड है। एक तो स्कूल में जो एनसीसी चलती है, और जो कॉलेज लेवल के ऊपर। स्कूल पे हमारे पास जूनियर डिवीजन और जूनियर विंग होता है, और स्कूल में कॉलेजेस के अंदर सीनियर डिवीजन और सीनियर विंग होता है। बिल्कुल। स्कूल में जब बच्चे को एनसीसी में एनरोल होना है तो वो मिनिमम 8th क्लास में होना चाहिए, 12 साल उम्र होनी चाहिए, और 18.5 साल तक उसने अपना वो ए सर्टिफिकेट कराया जाता है स्कूल के अंदर। और जो कॉलेजेस में जो हायर लिमिट है वो 26 साल की है। कॉलेज के अंदर 3 साल की ट्रेनिंग होती है, जिसमें बच्चे को बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट मिलता है जी। अभी सी सर्टिफिकेट की आपने बात करी है, जहाँ तक मेरी समझ है सी सर्टिफिकेट काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है सेना की ट्रेनिंग में और एनसीसी ट्रेनिंग में। उसके बारे में हम जानना चाहेंगे डिटेल में, और मैं चाहती हूँ कि आप युवाओं का भी मार्गदर्शन करें। सी सर्टिफिकेट की क्या इंपॉर्टेंस है? देखिए, सी सर्टिफिकेट जो है उससे आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलता है जो बच्चे सी सर्टिफिकेट कर लेते हैं। जैसे शॉर्ट सर्विस कमीशन का स्पेशल एंट्री स्कीम है एनसीसी की जी, जिसमें डायरेक्ट वो ओटीए में ट्रेनिंग के लिए जा सकते हैं। मतलब डायरेक्ट एसएसबी के लिए वो जो कैडेट होता है, अगर उसकी बी ग्रेड है सी सर्टिफिकेट में, बी ग्रेड यानी
55 से 70%, 55% मिनिमम उसके मार्क्स होने चाहिए एग्जाम में, सी सर्टिफिकेट एग्जाम में, तो वो डायरेक्ट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के लिए वो कैडेट जा सकता है जी। एंड तो ये बाकी जो ऑर्डिनरी जो बच्चे हैं उनको यूपीएससी का जो रिटन एग्जाम है वो देना पड़ता है। अच्छा, तो सी सर्टिफिकेट के लिए किस तरीके से और तैयारी करनी चाहिए युवाओं को जो इस एनसीसी में ऑलरेडी एनरोल्ड हैं? इसमें यह है कि जो आपको टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं सी सर्टिफिकेट के अंदर, जैसे एनसीसी का जो सिलेबस है वो उसके अंदर कॉमन सब्जेक्ट्स और स्पेशल सब्जेक्ट्स होते हैं हर एक विंग के। आर्मी के अपने स्पेशल सब्जेक्ट्स होते हैं, नेवी के अपने होते हैं, एयरफोर्स के अपने सब्जेक्ट्स होते हैं। ये तकरीबन 15 के करीब टॉपिक्स होते हैं जी। एंड इनकी अच्छे से कैडेट अपनी तैयारी करें जिससे कम से कम उनके 55% नंबर आए। वो अपने जो कैंप्स हैं, मिनिमम सी सर्टिफिकेट के लिए 2 कैंप करने पड़ते हैं, वो निहायती ज़रूरी हैं। उसके बिना बच्चा जो कैडेट है वो सी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकता। और अटेंडेंस जो है वो कैडेट की मिनिमम 75% अटेंडेंस होनी चाहिए। बिल्कुल कर्नल साहब, सी सर्टिफिकेट के बारे में आप बता रहे हैं कि एनसीसी में किस तरीके से सी सर्टिफिकेट प्राप्त किया जा सकता है, और एनसीसी जो है वो एक ऐसा मंच है जहां पर युवाओं का जो है सेल्फ डेवलपमेंट के साथ साथ आपका अनुशासित जीवन, नेतृत्व और जो है देश सेवा की भावना क्रिएट करता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं सी सर्टिफिकेट की, तो सेना में भर्ती के लिए सी सर्टिफिकेट के कितने लाभ होते हैं? देखिए, सेना में जो किसी भी लड़के ने या लड़की ने अगर भर्ती होना है तो उसके या तो वो ऑफिसर लेवल पे अप्लाई करता है या वो पर्सनल बिलो ऑफिसर्स रैंक के लिए अप्लाई करता है। तो पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक से हम शुरुआत करते हैं। जैसे अग्निपथ योजना जो 2022 में भारत सरकार ने लागू करी थी, इसके अंदर अगर एनसीसी किसी ने एनसीसी की हुई है, उसके पास ए सर्टिफिकेट है, तो उसको सीधे सीधे 5 नंबर उसके जोड़ दिए जाते हैं। उसके जो जितने भी मार्क्स आते हैं एंट्रेंस एग्जाम में। अगर बी सर्टिफिकेट किया हो तो 10 नंबर जुड़ जाते हैं जी। और सी सर्टिफिकेट किया हुआ है तो अगर वो अप्लाई कर रहा है जीडी के लिए तो 20 नंबर जुड़ते हैं। अगर वो क्लर्क ट्रेड के लिए या ट्रेडमैन के लिए अप्लाई कर रहा है तो 15 नंबर जुड़ते हैं जी। तो ये तो फ़ायदा होता है सेनाओं के लिए। इसके अलावा सीएपीएफ जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है, जिसके अंदर सीमा सुरक्षा बल आ गया, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आ गया, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स आ गया, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स आ गया, इनके अंदर भी प्रावधान है रिटन एग्जाम के अंदर। अगर ए सर्टिफिकेट किया हुआ है तो 2% मार्क्स ऐड किए जाएंगे मैक्सिमम मार्क्स के जी। बी सर्टिफिकेट किया हुआ तो 3% और सी सर्टिफिकेट किया हुआ तो 5% जी। इसके अलावा पुलिस में जो जैसे दिल्ली पुलिस है और जो केंद्रीय शासित प्रदेश हैं जो, वहाँ पर भी इसके आपको बेनिफिट मिलता है। बिल्कुल कर्नल साहब, बेनिफिट आपने बताया और बेशक जो हमारे युवा दर्शक आपको देख रहे हैं और हमारे साथी जो उपस्थित हैं वो आपसे इंस्पायर भी होंगे, क्योंकि एक बेहतरीन पर्सनैलिटी, एक ऊर्जा का संचार हमारे स्टूडियो में आज महसूस हो रहा है हमें। आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमारे जो युवा साथी हमारे साथ बैठे हैं उनके मन में कई जिज्ञासा हैं और जो एनसीसी में आना चाहते हैं लेकिन वो अभी भी कन्फ्यूज़ है किस तरीके से करियर बनाया जाए इसमें, तो उनका ही हम एक सवाल ले लेते हैं। कौन है जो अपना सवाल करेगा? जी सर, my question is that how do we join NCC and what are the benefits of C certificate apart from armed forces? जैसा मैंने अभी बताया, स्कूल लेवल पे अगर कोई लड़का या लड़की 8th क्लास में है, ही हैज़ टू बी मिनिमम इन 8th स्टैंडर्ड और 12 साल उम्र होनी चाहिए। पहले 13 साल होती थी, गवर्नमेंट ने अभी इसको 12 साल कर दिया है। तो 2 साल की ट्रेनिंग होती है इसमें, है ना। एंड अगर आप कॉलेज में हैं फॉर एसडी एंड एसडब्ल्यू सीनियर डिवीज़न के लिए आप 11th क्लास में भी एडमिशन ले सकते हैं सीनियर डिवीज़न में और कॉलेज के अंदर भी। इसमें ये होता है कि किसी भी बच्चे ने अगर एनसीसी करनी है, पहले तो वो रेगुलर स्टूडेंट होना चाहिए। ही हैज़ टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया और नेपाल। ही हैज़ टू बी मेडिकली फिट। तो वो बच्चा यानी ही हैज़ टू क्वालिफाई इन दी देयर इज एनरोलमेंट जब हम करने जाते हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस के अंदर, तो ही हैज़ टू पास ऑल दी टेस्ट। तो वो टेस्ट उसको पास करने होते हैं बच्चे को, मेडिकली फिट होना चाहिए बच्चा, एंड दैट इज़ हाउ दे ज्वाइन। कॉलेज लेवल पे मैंने जैसे आपको बताया, फर्स्ट ईयर में आप ज्वाइन करते हो, फिर सेकंड ईयर में जाते हो, थर्ड ईयर में, फर्स्ट ईयर इज़ सेकंड ईयर के बाद आपको बी सर्टिफिकेट मिलता है और थर्ड ईयर के बाद आपको सी सर्टिफिकेट मिलता है। बिल्कुल कर्नल साहब, आगे बढ़ते हैं क्योंकि अग्निवीर योजना की हमने बात भी करी, आप बता रहे थे उसके बारे में, अभी थोड़ा उसके बारे में भी हम जानना चाहते हैं। एनसीसी में अग्निवीर योजना का क्या कुछ महत्व है, ये पहले हम जानना चाहते हैं। हाँ, तो अग्निवीर योजना जो है वो 17.5 से 21 साल के युवकों के लिए है। भारत सरकार ने जो लागू करी है फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स।
इसके अंदर भी जो ये जो सर्टिफिकेट्स की हम जो बात कर रहे थे, इसका बड़ा फ़ायदा मिलता है। एंड जैसे मैंने बताया कि ए सर्टिफिकेट वाले जो कैडेट्स हैं जिन्होंने ए सर्टिफिकेट किया हुआ है, उन्हें सीधे सीधे 5 अंक इसमें उनके जो एंट्रेंस एग्ज़ाम में, कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो उनके मार्क्स आते हैं उसमें जोड़ दिए जाते हैं। और जिन्होंने बी सर्टिफिकेट किया उनके 10 मार्क्स जुड़ जाते हैं, और सी वालों के 20 मार्क्स जुड़ते हैं फॉर जीडी, 15 नंबर जुड़ते हैं फॉर क्लर्क्स एंड 15 नंबर जुड़ते हैं फॉर ट्रेडमैन। और अगर आरडीसी भी किया हुआ है, सी सर्टिफिकेट के बच्चे ने अगर आरडीसी भी, रिपब्लिक डे कैंप, आरडीसी यानी रिपब्लिक डे कैंप, वो भी किया हुआ है, तो 5-5 अंक और इसके अलावा भी बच्चे को मिल जाते हैं। तो उससे एक बहुत बड़ा एडवांटेज एनसीसी कैडेट्स को मिलता है इस अग्निवीर योजना के अंदर। बिल्कुल, एनसीसी कैंडिडेट जो होते हैं वो कई बार इस चीज़ के लिए भी कंफ्यूज होते हैं कि कैंप में और ट्रेनिंग जो पीरियड होता है उसमें किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, क्या कुछ बेनिफिट होते हैं और क्या कुछ आगे चल के वो हमारे आगे मदद कर सकते हैं। तो वो हम जानना चाहते हैं कि ट्रेनिंग जो होती है उसकी और जो कैंप्स लगते हैं उसके रेगुलर, चाहे हम एक्सचेंज प्रोग्राम्स की बात करते हैं, रेगुलर कैंप्स की बात करते हैं, उनके बारे में भी हम जानना चाहेंगे किस तरीके से युवाओं को प्रेरित करते हैं। अब कैंप्स का जो आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, कैंप्स 4-5 प्रकार के होते हैं एनसीसी के अंदर। एक होते हैं एनुअल ट्रेनिंग कैंप, जो यूनिट अपने कराती है, सिर्फ उसी यूनिट के बच्चे उस कैंप में रहते हैं। दूसरे होते हैं कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप, जिसमें बाकी यूनिटों के भी बच्चे उस कैंप में शामिल होते हैं। इसके अलावा सेंट्रली ऑर्गेनाइज्ड कैंप्स होते हैं जो हेडक्वार्टर डीजीएनसीसी, डायरेक्टर जनरल एनसीसी, जिनका दफ्तर दिल्ली में हेडक्वार्टर्स है हमारे, वो कुछ कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं बच्चों के लिए। जैसे नेशनल इंटीग्रेशन कैंप हो गया, एडवांस लीडरशिप कैंप हो गया, बेसिक लीडरशिप कैंप हो गया, SNIC स्पेशल नेशनल इंटीग्रेशन कैंप हो गया, एंड RDC खुद एक सेंट्रली ऑर्गेनाइज्ड कैंप है। तो ये कैंप्स उनको करवाते हैं हम। कैंप्स में क्या होता है, कैंप्स में बच्चों को जो, जैसे हमने बात की थी शुरू में, यूनिटी एंड डिसिप्लिन जो मोटो है एनसीसी का, यूनिटी, आप उस कैंप में देखते हैं कि पूरे प्रदेशों से, हिंदुस्तान के जितने भी राज्यों से बच्चे वहाँ पर आते हैं, अपने अपने राज्य की कला है, जो अपने डांसेस हैं, उसकी पूरी प्रस्तुति करते हैं वहाँ पर। और सारे बच्चों का ज्ञान बढ़ता है, एक दूसरे के कल्चर के बारे में पता चलता है, दूसरे स्टेट्स के बारे में उनको ज्ञान बढ़ता है। वो एडजस्ट करना सीखते हैं कैंप्स के अंदर। वो बोलते हैं ना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं। एंड एक रेजिमेंटेड वे ऑफ लाइफ कैंप में सिखाई जाती है उनको। उसके अलावा इन कैंप्स के अलावा आर्मी अटैचमेंट कैंप्स होते हैं, नेवल अटैचमेंट कैंप्स होते हैं, एयरफोर्स यूनिट के अटैचमेंट कैंप्स होते हैं। जो हमारी एकेडमीज़ हैं, जैसे भारतीय सैन्य अकादमी है देहरादून के अंदर, वहाँ भी बच्चे जाते हैं अटैचमेंट कैंप के लिए। जो इंडियन नेवल अकेडमी है एजीमाला केरला के अंदर है, वहाँ भी बच्चे जाते हैं। फिर जो एयरफोर्स अकेडमी है दिंदुगुल में, हैदराबाद के पास, वहाँ भी बच्चे अटैचमेंट के लिए जाते हैं। तो वहाँ उनको देखने का मौका मिलता है कि किस तरीके से जो भावी अफसर जो आगे बनने वाले हैं, वो उनकी ट्रेनिंग किस प्रकार से होती है और उनका मोटिवेशन बढ़ता है। बिल्कुल, इन कैंप्स में जाने से। बिल्कुल, मतलब ये जो एनसीसी के जो कैंप्स और ट्रेनिंग्स पीरियड्स होते हैं और जो एनसीसी में जो माहौल होता है, एक तरह से सेकंड होम की तरह ही है। और खास करके जो भारत के नागरिक हैं, उनको एक अच्छा नागरिक बनाने की पूरी तरह से प्रयास होती है, उनको देशभक्त बनाने की, और साथ ही जो एक अच्छी अनुशासित जीवन शैली वो जी सकें, उसके लिए उनको प्रेरित करती है। आगे बढ़ते हैं कर्नल साहब, ये जानना चाहते हैं, क्योंकि राजस्थान में सीकर में आप पोस्टेड हैं, वहाँ पर आप काम करते हैं, राजस्थान जैसी जगह में जहाँ पर क्लाइमेट का बहुत बड़ा इशू रहता है, तो ऐसे में क्या कुछ चैलेंजेस जो हैं एनसीसी कैंडिडेट्स को फेस करने पड़ते हैं? तो राजस्थान में देखिए, जो वेदर है थोड़ा एक्सट्रीम नेचर का है। गर्मियों में बहुत गर्मी पड़ती है, लेकिन रेगिस्तान होने के कारण शाम को थोड़ा माहौल ठीक हो जाता है। तो हमारी जो ट्रेनिंग है, उसकी जो टाइमिंग्स है, उसको थोड़ा स्टैगर करते हैं, अर्ली मॉर्निंग ट्रेनिंग कराते हैं। एंड थोड़ा बहुत टफनेस तो बच्चों में, ये हमारा एम है एनसीसी का, तो वो तो हम लाते ही हैं, लेकिन मुद्दा ये नहीं रहता, ये एम ये नहीं रहता कि उनको डिहाइड्रेट कर दिया जाए जी। तो इसलिए बीच बीच में उनको रिफ्रेशमेंट देते रहते हैं, ORS देते रहते हैं। एंड बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे, जो आफ्टर ऑल दे आर चिल्ड्रन, दे आर नॉट ट्रेन्ड सोल्जर्स, तो हम उनको ट्रेन्ड सोल्जर्स की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। तो इस तरीके से वी रन दी कैंप्स हियर। और अभी आपसे जो चर्चा हो रही है, यहाँ आने से पहले मैं खुद, अभी एक जगह है ढांडन चूरू के पास, वहाँ हम कैंप कर रहे थे अभी। एंड इतनी चिलचिलाती गर्मी में भी बच्चे हमारे बड़ी
हिम्मत से फायरिंग कर रहे थे कैंप के दौरान। ये आपका ही एक जो है एहसास है और आपका जो अनुभूति है, जो आप मौजूद रहते हैं, आप जैसे आर्मी ऑफिसर्स, एनसीसी के ऑफिसर, उनकी वजह से ही हौसला बढ़ता है बच्चों का और लगातार उस दिशा में प्रयासरत रहते हैं, क्योंकि देश सेवा का जज्बा इतना आसान नहीं है, काफ़ी कुछ उनके लिए बदलाव करने की ज़रूरत होती है। अर्पिता, मैं बताऊँ, यहाँ के बच्चों में बड़ा जोश है। ये राजस्थान इज़ वन ऑफ द फीडर स्टेट्स फॉर द फोर्सेस। राजस्थान, हरियाणा, यूपी, बिहार, ये जो स्टेट्स हैं, यहाँ से मैक्सिमम सोल्जर्स आते हैं हमारे इंडियन आर्मी में, और यहाँ की तो पृष्ठभूमि ऐसी है, वीर भूमि है राजस्थान। जी। बच्चों में बड़ा जोश है। बिल्कुल, और इसी जोश को कायम रखते हुए हमारे साथ भी कुछ बच्चे मौजूद हैं, उनमें से सवाल लेना चाहते हैं हम, जो काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। कौन है जो सवाल करेगा? जी, गुड मॉर्निंग सर, माई सेल्फ भूमिका। मेरा क्वेश्चन ये है कि एनसीसी कैडेट्स हैं, उनका अपनी सोसाइटी इम्प्रूवमेंट में क्या रोल है? भूमिका बहुत बड़ा रोल है। बैठिए, ये एक वन ऑफ द सब्जेक्ट्स, कॉमन सब्जेक्ट्स में पढ़ाया जाता है सोशल सर्विस कम्युनिटी डेवलपमेंट, है ना। और ये कुछ कैडेट्स की संहिता, उनको कुछ कमांडमेंट्स दिए गए हैं डीजीएनसीसी द्वारा। उसमें सोशल सर्विस के अंदर जो एक्टिविटीज़ जो बच्चे करते हैं, जैसे अपना रक्तदान शिविर लगाए जाते हैं, उसके बाद स्वच्छता अभियान चलाए जाते हैं बच्चों द्वारा, है ना। एंड अनाथ आश्रम में भी बच्चे जाते हैं, वहाँ भी कुछ उनको फल फ्रूट देते हैं बच्चों से। वृद्धाश्रम में जाते हैं, बूढ़े लोगों से बात करते हैं, एंड उनका हिम्मत बढ़ाते हैं। इसके अलावा तमाम सोशल सर्विस एक्टिविटीज़ करते हैं बच्चे, एंड एक जिम्मेदार नागरिक बनते हैं वो। सो ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट। सोशल सर्विस कम्युनिटी डेवलपमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है एनसीसी कैडेट्स। बिल्कुल कर्नल साहब, क्योंकि समाज सेवा की बात कर रहे हैं हम, काफ़ी सामाजिक सेवा भी एनसीसी कैंडिडेट्स के द्वारा की जाती है। लगातार वो एक्टिव रहते हैं इस तरफ से कि समाज में किस तरीके से अपना कंट्रीब्यूशन किया जाए। एक सवाल है मेरा कि जो आपदा होती हैं, क्योंकि डिज़ास्टर, चुनौतियाँ, ये तो फेस करने की ताकत भी उनमें होती ही है। तो जैसे कि कोविड-19 जो कोविड आया था उस वक्त में, तो उस सिचुएशन में और बाकी जो आपदाएँ, जो डिज़ास्टर जो हमारे देश ने फेस की है, उनमें एनसीसी कैंडिडेट्स की क्या कुछ भूमिका रहती है? डिज़ास्टर मैनेजमेंट भी एक सब्जेक्ट है जो पढ़ाया जाता है एनसीसी कैडेट्स को। एंड कोविड के दौरान भी हमारे बच्चों ने मास्क का वितरण किया, जो हैंड सैनिटाइज़र उन्होंने बांटे, उन्होंने लोगों का उनकी नॉलेज बढ़ाई अपने कोरोना के बारे में। गांव में घूम के मार्चेस निकाले, नुक्कड़ नाटक किए। तो अपनी तरफ से पूरा योगदान करने की चेष्टा होती है एनसीसी की। बिल्कुल कर्नल साहब, क्योंकि जो ट्रेनिंग दी जाती है एनसीसी में, वो ट्रेनिंग ही ऐसी होती है कि उनकी जो जीवन शैली है बिल्कुल सेना की जैसी हो जाती है, अनुशासित जीवन शैली हो जाती है, एक लीडरशिप क्वालिटी उनमें हो जाती है, और साथ ही देश सेवा की, समाज सेवा की जो भावना है उनमें ऑटोमेटिकली जो है स्टार्ट हो जाती है डेवलप होना। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कर्नल साहब एनसीसी की जो ट्रेनिंग है आसान नहीं होती है, लेकिन ऐसे में एक सवाल यह है कि जो एनसीसी में एंट्री होने के बाद जो है, क्या स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स होते हैं, या फिर जो बच्चे इसको अफोर्ड नहीं कर पाते उनके लिए क्या कुछ आर्थिक सहायता रखी जाती है? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। एक एनसीसी में सन 1985 से पहले कोई ऐसी स्कीम नहीं थी, बट 1985 में एक कैडेट वेलफेयर सोसाइटी फरवरी 1985 में शुरू करी भारत सरकार ने, जिसके तहत उसमें दो चीज़ें हैं। पहले तो जो शुरुआती दौर में इसमें शुरू किया था कि अगर किसी बच्चे को एनसीसी नॉर्मल एक्टिविटी के दौरान कोई चोट लग जाती है या कोई फेटल कैजुअलिटी हो जाता है, किसी की डेथ हो जाती है, तो उसके लिए कॉर्पस क्रिएट करने की ज़रूरत थी। जी। जैसे आज की तारीख में 10 लाख रुपीज़ इफ़ समबडी डाइज इन अ हाई रिस्क एक्टिविटी इन एनसीसी, हिज फैमिली द नेक्स्ट ऑफ किन, उनको 10 लाख रुपए का देने का प्रावधान है। और उसके बाद ये जो स्कॉलरशिप्स की भी इसी के अंदर ऐड कर दिया गया। जो मेरिटोरियस स्टूडेंट होते हैं एनसीसी के, उन्हें 6000 सालाना स्कॉलरशिप सरकार देती है। अब ये वो बच्चे होते हैं जो जैसे नॉर्मल स्कूल्स के हैं, जिनके 65% से ऊपर नंबर हैं, या दूसरे बच्चों के जो रूरल एरियाज से हैं, बिल्कुल बॉर्डर एरियाज, जिनके 60% से ऊपर नंबर हैं, तो उनको सालाना ये स्कॉलरशिप दी जाती है। इसके अलावा जो बेस्ट कैडेट होते हैं ग्रुप लेवल पे, जो 94 ग्रुप्स हैं हिंदुस्तान के अंदर, वहाँ पर भी जो बेस्ट कैडेट्स हैं, मतलब जो बच्चा ऑलराउंडर है,
उसको भी 4,500 रुपये सालाना दिया जाता है और सेकंड बेस्ट कैडेट को 3,500 रुपये दिए जाते हैं। बिल्कुल कर्नल साहब, क्योंकि आपकी प्रेरणादायक बातें और जो काम आप कर रहे हैं, पथ प्रदर्शक का काम कर रहे हैं, युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं, वो वाकई काबिल तारीफ़ है। और हमारे दर्शकों को हम एक बार फिर बताना चाहूँगी, हमारे साथ कर्नल जगदीप सिंह लांबा जी मौजूद हैं, सेना मेडल हैं और 3 राज बटालियन NCC सीकर राजस्थान से, और साथ ही हमारे साथ जो है स्टूडियो में काफ़ी ऑफिसर्स अभी मौजूद हैं जिन्होंने अपने जीवन जो है सेना को समर्पित किया है। तो मैं एक बार फिर से तालियों से जो है एक बार वापस से उनका स्वागत करना चाहूँगी, हमारे युवा साथियों को बोलना चाहूँगी। जी, तो अब साथियों से ही हम सवाल ले लेते हैं। जो हमारे युवा साथी यहाँ मौजूद हैं, उनमें से कई है जो NCC में जाना चाहते हैं, कई है जो NCC के थ्रू सेना में जाना चाहते हैं, लेकिन उनके मन में कुछ कन्फ्यूज़न है, कुछ डर है और कुछ झिझक भी है। तो उनसे सवाल ले लेते हैं ताकि उनकी झिझक दूर हो सके। जी, कौन है सवाल करेगा? नमस्ते सर, मेरा नाम कृष्णा है। नमस्कार। मेरा क्वेश्चन ये है कि NCC में महिलाओं का क्या महत्व है और इसे कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है? जी, महिलाओं का बहुत बड़ा महत्व है पूरे देश में ही, सिर्फ NCC में नहीं। तो NCC में जो गर्ल कैडेट्स होते हैं, जैसे मैंने बताया, जूनियर विंग वो ज्वाइन करती हैं जो स्कूल में होती हैं, और जो कॉलेज में होती हैं वो सीनियर विंग जो है NCC की उसको ज्वाइन करती हैं जी। और देखिए, सिर्फ गर्ल्स के लिए नहीं, फॉर बॉयज़ ऑल्सो। आज हम जब यहाँ पर ये चर्चा कर रहे हैं, राजस्थान की एक बेटी मोनिका जांगिड़ इस समय माउंट एवरेस्ट क्लाइम कर रही है जी। आप बिलीव नहीं करेंगे, एंड वी ऑल शुड क्लैप फॉर हर इन फैक्ट। तो वो शी इज़ पार्ट ऑफ द माउंट एवरेस्ट एक्सपेडिशन एज ऑन डेट। और पिछले साल एक लड़की ने पैरा बेसिक कोर्स में, राजस्थान की कैडेट ने वो पैरा बेसिक कोर्स उसने टॉप किया, फर्स्ट आई वो आगरा के अंदर जो कोर्स चलता है। एंड महिलाओं को तो, गर्ल्स को बहुत इसमें मौका मिलता है और वो उनकी पर्सनालिटी गर्ल्स की भी और बॉयज़ की भी निखर के सामने आती है। मैंने जैसे आपको बोला, जैसे कोरोना के दौरान कोविड वैक्सीन थी, वो बोलते हैं ना, लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज़। तो आपको ये NCC इज़ लाइक ए इनोकुलेशन फॉर लाइफ। आप समझ रहे हो? आपको ये बहुत सशक्त बनाती है और आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करती है। आपके अंदर, जैसे मैडम ने बताया था शुरू में, लीडरशिप, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है आपकी। एंड सिर्फ सेनाओं के लिए नहीं, आप कोई भी, यू कैन चूज एनी लाइन, वेदर इज प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट जॉब, एवरीवेयर दिस ट्रेनिंग इज गोइंग टू हेल्प यू। बिल्कुल, क्योंकि महिलाओं के लिए जो है स्थितियाँ बदल रही है देश में, राज्य में, सब जगह जो महिलाएं अपना परचम लहरा रही हैं। तो NCC में भी बेशक वो अपना परचम लहरा सकती हैं। हम जानना चाहते हैं कि NCC में महिलाओं के लिए, गर्ल्स के लिए क्या कुछ स्कीम्स और फैसिलिटीज़ रहती हैं? हाँ, तो गर्ल्स के लिए आफ्टर अपना C सर्टिफिकेट करने के बाद एक गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर, C सर्टिफिकेट होल्डर अगर लड़की है, वो गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर बन सकती है एज ए परमानेंट जॉब। देन होल टाइम लेडी ऑफिसर्स होती हैं जी, वो भी बन सकती हैं। एंड गर्ल्स जो कॉलेजेस हैं उसमें तो लेडी ANOs तो होती हैं, एसोसिएट NCC ऑफिसर्स होती हैं जी। एंड ऑल्सो जैसे बॉयज़ को ये बेनिफिट मिलता है, C सर्टिफिकेट में मिनिमम अगर B ग्रेड है तो शी डायरेक्टली गोज फॉर SSB, OTA में वो शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए वो जा सकती हैं। बिल्कुल कर्नल साहब, क्योंकि राजस्थान में आप पोस्टेड हैं, राजस्थान की हम बात करना चाहते हैं कि राजस्थान में NCC की क्या स्थिति है, क्योंकि राजस्थान जैसे राज्य में, जिस तरीके से मैंने पूछा था पहले भी, काफ़ी चैलेंजिंग रहता है, लेकिन उसके बावजूद काफ़ी जो है टैलेंट यहाँ भरा पड़ा है। तो ऐसे में NCC की जो स्थिति राजस्थान में क्या? इस बार यू विल बी ग्लैड टू नो, 2025 में राजस्थान का कैडेट नमन चौधरी वो ऑल इंडिया बेस्ट कैडेट बना है रिपब्लिक डे कैंप में दिल्ली में, और उसको आदरणीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से उसको बेटन मिला, प्राइम मिनिस्टर्स बेटन, एंड विच इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड। एंड NCC के अपने जो राजस्थान की कैडेट्स हैं वो अपना लोहा मनवाते आए हैं कैंप्स के दौरान हमेशा, एंड दे हैव बीन डूइंग वेल all of them। बिल्कुल, अगर NCC में हम ओवरऑल बात करते हैं, जिस तरीके से उसमें ट्रेनिंग दी जाती है, तो NCC कैडेट्स को जो फ्यूचर में अगर वो प्रोफेशन को सेलेक्ट करते हैं तो क्या कुछ फ़ायदे उसको मिलते हैं? क्योंकि NCC में वो बहुत तरीके से जीवन जी लेता है, अनुशासित उसकी जीवन शैली हो जाती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग वो हो जाता है, देशभक्ति की भावना उसमें आ जाती है। तो ऐसे में प्रोफेशन और क्या कुछ चुन सकते हैं? देखो, वी ऑल आर अ प्रोडक्ट ऑफ आवर ओन एक्सपीरियंसेस। जो NCC में ना एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो होती है ना, एक तो होती है बुकिश लर्निंग, जो नॉर्मल जो स्टूडेंट होता है, जैसा आप लोग हैं अपने यूनिवर्सिटी में जो भी आप कोर्स कर रहे हैं, तो आप वो एकेडमिक नॉलेज होती है। NCC आपको प्रैक्टिकल नॉलेज, यू गेट टू डू थिंग्स ऑन द ग्राउंड।
आप समझ रहे हैं? तो ये आप कोई भी, जैसे मैंने बोला, कोई भी स्ट्रीम ले लो, कोई भी प्रोफेशन आप चूज़ कर लो, हर जगह इसका आपको बेनिफिट मिलने वाला है। और मैं तो जिन बच्चों को मैंने खुद ट्रेन किया है, मेरे को पिछले 5 साल से मैं एनसीसी में हूँ, एंड हमारा एक एम है एनसीसी का, टू मोटिवेट द चिल्ड्रन टू जॉइन द डिफेंस फोर्सेस। वो एम है, लेकिन अगर बच्चा वो उस पर बाधित नहीं है, इज़ नॉट कंपल्सरी on the cadet that he has to join only the armed forces. He can take up any this thing job. अभी I'll just give you example, अलग अलग फील्ड से बड़े बड़े लोग एनसीसी के एल्यूमिनाई हैं, जैसे अपने गोदरेज ग्रुप के आदि गोदरेज, द चेयरमैन ऑफ द गोदरेज ग्रुप, अपने जो मेदांता हॉस्पिटल है उसके जो डायरेक्टर हैं अपने नरेश त्रेहान साहब, ही वॉज ए एनसीसी कैडेट। उसके बाद शूटर्स हुए बड़े फेमस, समरेश जंग, अंजलि भागवत, हमारे खुद के राजस्थान के धरती पुत्र, यहाँ के अपने कैबिनेट मंत्री श्री राज्यवर्धन राठौर, एक्स एनसीसी कैडेट रहे हैं वो। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बहुत बड़े बड़े लोग, सुषमा स्वराज जी, अपने खुद के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एनसीसी कैडेट रहे हैं, अपने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, अपने रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नायक जी, ये सब के सब एनसीसी कैडेट रहे चुके। बिल्कुल कर्नल जगदीप सिंह जी, क्योंकि जो काम आप कर रहे हैं एनसीसी कैंडिडेट्स को जो इतना प्रेरित कर रहे हैं, और जो आप एम लेके जो आप चले हैं, और मैं चाहती हूँ कि वो फुलफिल हो। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। और हमारे जो दर्शकों में से अभी जो युवा साथी मौजूद हैं, उनमें से हम सवाल ले लेते हैं। बिल्कुल जी, कौन सवाल करेगा? जी, Good morning, sir. Myself Pushpa. My question is that what are some major achievements of NCC cadets in international event? बैठिए। पुष्पा, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि हमारे एनसीसी के अंदर ना यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम भी होते हैं। इंटरनेशनल इवेंट में तो इस तरीके से कोई अगर स्पोर्ट्स में अगर ऐसे कोई जाता है वो चीज़ अलग है। जैसे मैंने आपको बताया, अंजलि भागवत हैं, वो 10 मीटर एयर राइफल में वर्ल्ड नंबर 1 रह चुकी हैं वो चीज़ अलग है। मैं इसको थोड़ी अलग कैंपों से जोड़ना चाहूँगा। एक हमारा कैंप होता है यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम जी, जो एनसीसी ऑर्गेनाइज करती है, एंड जिसके साथ हमारी एग्रीमेंट्स हैं कंट्रीज़ के साथ। यूके हो गया, रशिया हो गया, कजाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका, नेपाल, भूटान। तो यहाँ पर हमारे कैडेट्स जाते हैं, एंड दे आर लाइक गुडविल एम्बेसडर्स। वहाँ के बारे में सीखते हैं, उनके कल्चर के बारे में। आप मुझे बताइए, क्या ये नॉर्मल बच्चे को ये मौका कभी मिल सकता है? जी, कभी नहीं मिल सकता कि वो स्कूल से या वो अपने कॉलेज से, कॉलेज के बच्चे जाते हैं यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, नॉट स्कूल्स। तो नॉर्मल स्टूडेंट को तो ये मौका मिल ही नहीं सकता है कभी भी। और जैसे अभी मैंने बोला, मोनिका इज क्लाइंबिंग द माउंट एवरेस्ट, ऐसे ही कोई बच्चा अभी राइट नाउ शिवराजपुर बीच में गुजरात में वो विंड सर्फिंग कर रहा होगा, कोई बच्चा स्कूबा डाइविंग कर रहा होगा केरला के अंदर। राइट नाउ देयर आर चिल्ड्रन हु गो फॉर ट्रैकिंग कैंप्स इन द हिमालयाज। सो ये मौके आपको सिर्फ एनसीसी प्रदान करता है। नॉर्मल बच्चों को इन चीज़ों से महरूम रह जाते हैं, अनलेस और अनटिल दे पे मनी देमसेल्व्स एंड अंडरटेक सम एडवेंचर एक्टिविटी। बिल्कुल कर्नल साहब, क्योंकि छात्र छात्राएं जो है हम अक्सर देखते हैं कि, और देखते भी आए हैं बचपन से, कि जो यूनिफॉर्म और वर्दी में छात्र छात्राएं दिखते थे तो एक सेना का जज्बा हमारे मन में क्रिएट होता था कि हमें भी सेना में जाना है। लेकिन जो मैं ये बताना चाहूँगी कि एनसीसी केवल एक यूनिफॉर्म मात्र नहीं है। अगर आपके मन में देश सेवा का जज्बा है, अगर आपके मन में अनुशासन जीवन जीने की कला है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं एनसीसी को। और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कर्नल साहब एनसीसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, लेकिन एरिया जो हम बात कर रहे हैं, रूरल एरियाज़ और अर्बन एरियाज़ की, तो उसमें कितना कुछ बदलाव आप देखते हैं? क्योंकि रूरल एरियाज की अगर हम बात करें, बहुत अच्छा सवाल एनसीसी की वजह से कितना बदलाव? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। और अर्पिता, मैं आपको बताना चाहूँगा, लाइक आई सेड, मैंने 5 साल एनसीसी में गुजारे हैं। इससे पहले मैं पूर्व बर्धमान ज़िले में, पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्धमान ज़िले में मैं पोस्टेड था। और वहाँ मैंने दूर दराज के इलाकों के बिल्कुल हिंटरलैंड से जो बच्चे आते हैं, रूरल एरियाज से, आप उसको एक्सपोजर दे रहे हो। यू नो, आप उसको कैंप में बाकी 100 बच्चे बैठे हैं, 200 बच्चों के सामने वो खड़ा होके वो एक वी ट्राई टू एनकरेज देम टू स्पीक, यू नो, पब्लिक स्पीकिंग में उनको एक्सपीरियंस मिलता है, और वो उनकी पर्सनैलिटी निखरती है, उनका व्यक्तित्व का बहुत विकास होता है। ये मौका गाँव में रहने वाले बच्चों को कहाँ मिल पाएगा, बताइए।
जी। अब वो बच्चा, उसको एक मंच मिलता है, उसको एक मौका मिलता है और वो काफ़ी कुछ कर पाता है बिल्कुल अपनी उसमें। तो एनसीसी मतलब ये ओवरऑल जो है अर्बन और रूरल एरियाज की बात नहीं है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से एनसीसी काम कर रहा है, जो एम वो लेके चल रहा है, ओवरऑल जितने भी बच्चे हैं, छात्र छात्रा हैं जो इसमें जाना चाहते हैं, उन सब के लिए एनसीसी खुला हुआ है। और मैंने बहुत ज़्यादा पर्सनैलिटी में फ़र्क देखा है। मैंने जो बच्चे गाँव से जो स्पेशली जो आरडीसी होके आ जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, वो एक मिनी इंडिया बन जाता है। दिल्ली में जो गैरिसन परेड ग्राउंड है, वहाँ पर हर साल 1 जनवरी से 29 जनवरी तक ये आरडीसी कैंप चलता है, जिसका उद्घाटन हमारे उपराष्ट्रपति करते हैं और उसका फाइनली 28 को प्राइम मिनिस्टर्स रैली होती है। इसके अंदर सब शोकेसिंग होती है, सभी की अपना अपना कल्चर का शोकेस करते हैं सारे स्टेट्स। और मैंने दिस माय एक्सपीरियंस दैट जो कैडेट्स जिन्होंने मेरे अंडर ट्रेनिंग करी है, जब ये लौटते हैं आरडीसी कैंप से, इनका कॉन्फिडेंस का लेवल ही अलग होता है। बिल्कुल। और मैं ये चाहती हूँ कि हमारे साथ जो युवा साथी है उनमें से हम एक और सवाल ले लेते हैं। हाँ बिल्कुल जी, कौन है सवाल करेगा? जी जैन सर, माई सेल्फ विक्रम सर, माई क्वेश्चन इज दैट एनसीसी इज एन फीडर ऑर्गेनाइजेशन फॉर आर्म फोर्सेज, बट इवेंचुअली ऑल एनसीसी कैडेट्स डोंट जॉइन द आर्म फोर्सेज, सो हाउ वी कैन यूटिलाइज द रिमेनिंग एनसीसी कैडेट्स इन आवर सोसाइटी? ये तो मैंने आपको जैसा बताया, यू नो, एनसीसी इट इज़ वन ऑफ द एम्स। ये एक एम है सिर्फ, वन ऑफ द एम्स की भाई उसको बच्चे को मोटिवेट हम कर रहे हैं डिफेंस फोर्सेस के लिए। बट जो बाकी चीज़ें हैं वो एक जिम्मेदार नागरिक भी बन रहा है भाई। सोशल सर्विस, कम्युनिटी डेवलपमेंट की कोई एक्टिविटी करता है वो, तो एक जिम्मेदार नागरिक बनता है। उसके बाद वो उसको कम्युनिकेशन के बारे में सिखाया जाता है, लीडरशिप सिखाई जाती है। लीडरशिप तो किसी भी फील्ड में आप जाएं, कोई भी स्ट्रीम आप लें, हर जगह आपको ये चीज़ आपको काम आएगी। तो कर्नल साहब, क्योंकि समय की कमी है तो हमें शो समापन करने का मन तो नहीं हो रहा है, लेकिन करना पड़ेगा। लेकिन जाने से पहले जी मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो हमारे युवा साथी हैं जो इस एनसीसी या सेना में जाना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं और देश सेवा का जज्बा रखते हैं, उनको क्या कुछ आप मूल्यवान जो है सलाह देंगे? और मैं ये भी जानना चाहती हूँ आपसे, क्योंकि जो उनके मूल्य हैं एनसीसी के, यूनिटी है, डिसिप्लिन है, नेतृत्व, लीडरशिप की भावना है, किस तरीके से वो अपने अंदर इम्प्रूव कर सकते हैं? मैं तो यही बोलूँगा कि अपने अंदर जो देशभक्ति की जो भावना है, के अंदर प्रज्वलित है भावना, उसको जीवित रखें। बिल्कुल। और एक जिम्मेदार नागरिक बने, देश हित के लिए काम करें। और अगर आपको मौका मिलता है, आपके स्कूल या कॉलेज में एनसीसी है, वो जरूर ज्वाइन करें, आपका ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा। जी, दैट इज ऑल। जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग कर्नल साहब, आप हमारे साथ आए। और मैं हमारे दोस्तों को बताना चाहूँगी, जो हमारे युवा साथी हमें देख रहे हैं, उनको बोलना चाहूँगी कि आज आपने जो कर्नल साहब से बातें जानी है, उनकी सलाह मानकर आप एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपके मन में आत्मविश्वास है, आपके मन में देश में सेवा करने की भावना है, राष्ट्र सेवक बनना चाहते हैं या एक नया जज्बात लेकर आप जाना चाहते हैं, आप सोचिए, क्योंकि एनसीसी जो है केवल एक यूनिफॉर्म मात्र नहीं है, एक वर्दी पहनना ही नहीं है, उसके पीछे छिपे हैं बहुत सारे जज्बात, देश सेवा के जज्बात और देशभक्ति के जज्बात, अनुशासन के जज्बात और साथ ही अपनी पूरी ओवरऑल जो जीवन शैली है वो बदलने के जज्बात। तो अगर आप में वो सब भावना है तो ही आप एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं और एनसीसी के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। आप हमारे साथ आए और हमारे साथ जितने भी सेना के ऑफिसर आज मौजूद हैं, उन सभी के लिए एक बार मैं जोरदार अभिनंदन करना चाहूँगी और हमारे युवा साथियों से बोलना चाहूँगी, उनका एक बार जोरदार धन्यवाद करेंगे तालियों के साथ। जी, और दर्शकों से मेरा निवेदन है कि आप हमारे प्रोग्राम जो देख रहे हैं, सपनों की उड़ान कार्यक्रम, वो देखते रहिए और साथ ही सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और देश के लिए अपना जो है नाम रोशन करते रहिए और देखते रहिए डीडी राजस्थान। नमस्कार। नमस्कार।